प्रिय बच्चों, जय हिंद। आज हम पाठ्य पुस्तक स्वाति कक्षा 12वीं विषय हिंदी विशिष्ट गद्यखंड पाठ 2 वापसी, लेखिका हैं उषा प्रेमदा। प्रिय बच्चों, सबसे पहले आप अपने साथ कलम, अभ्यास पुस्तिका और पाठ्य पुस्तक को साथ लेकर अवश्य बैठें। अध्ययन करने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद आते हैं, उन्हें रेखांकित भी करते जाइए और ऐसा करने से हम उस विषय वस्तु से परिचित हो जाते हैं। लेखिका उषा प्रेमदा के जन्म 24 दिसंबर सन 1931 ईस्वी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कहानी, कितना बड़ा झूठ, जिंदगी और गुलाब, फिर बसंत आया। उनके उपन्यास हैं 55 खंभे, लाल दीवार, रुकोगी नहीं राधिका। उनकी भाषा, उषा प्रेमदा ने सरल, स्पष्ट, बोधगम्य, खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में संस्कृत के शब्द भी परिलक्षित होते हैं। भाषा पूर्ण परिनिष्ठित है। कनस्तर, खटिया जैसे ग्रामीण शब्द के भी दर्शन होते हैं। रिटायर, पैसेंजर, क्वार्टर आदि शब्दों से लेखिका के अंग्रेजी साहित्य के प्रति गहनता भी दिखाई देता है। उर्दू शब्दों को भी सरलता से बोधगम्य रूप में प्रस्तुत किया है। उनके वाक्य विन्यास क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित हैं। उनकी शैली, उन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों में विवरणात्मक, भावात्मक तथा व्यंग्यात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। इन शैलियों के प्रयोग होने से भाषा सरल, बोधगम्य और स्पष्ट हो गई है, जिनसे भावों और विचारों को विस्तार मिलता है। आधुनिक हिंदी कथा साहित्य में उषा प्रेमदा अपनी सहज कथन शैली और यथार्थ के बेजोड़ अंकन में शीर्षस्थ कथाकार हैं। उनके साहित्य में स्थान, भारतीय परिवेश, परंपरा और प्रतीत में भौतिक युग के वैयक्तिक और एकांतिक सोच और वह जिन विसंगतियों और विडंबनाओं को जन्म दिया, उनकी गहरी टीस को अभिव्यक्ति प्रदान करने में उषा प्रेमदा सरलतम और सहजतम हैं। विदेशी रहवास ने उनके स्वदेश चिंतन को तुलनात्मक बोध प्रदान किया। वे स्वदेश की संस्कृति, परिवार, कुटुंब और समाज के लय ताल में भली प्रकार रमती लगती हैं। केंद्रीय भाव, बच्चों यहाँ पर हम वापसी कहानी के केंद्रीय भाव का अध्ययन करते हैं। केंद्रीय भाव को यदि हम ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे, सुनेंगे और समझेंगे तो हमें पाठ को समझने में बहुत सुविधा हो जाती है और हम उसे अच्छे तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो चलिए केंद्रीय भाव की ओर चलते हैं। प्रस्तुत कहानी में प्रेमदा जी ने एक निम्न मध्यम वर्गीय गृहस्थी को आधार बनाकर अपने कथा तंतुओं को बुना है। गजाधर बाबू रेलवे में नौकरी पेशा हैं। वे अपने घर से दूर अकेले रहकर नौकरी करते हैं। घर में पत्नी, 2 लड़के, एक बहू और विवाह योग्य लड़की है। गजाधर बाबू सेवानिवृत्त होते हैं और अनेक आत्मीय उम्मीदें लेकर अपने घर वापस आते हैं। जिन आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर वे घर आते हैं, आशा के अनुरूप उन्हें वैसा व्यवहार नहीं मिलता है। वे घर को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं, जिसकी कल्पना मात्र से वो प्रसन्न होकर घर लौटे थे और न परिवार के अन्य जनों से अपेक्षित संतुष्टि प्राप्त कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी उपस्थिति ने जैसे उनके घर में ही विक्षोभ उत्पन्न कर दिया है। वे एक सेठ की नौकरी का आमंत्रण पाकर घर छोड़कर वापस उसी शहर को चल देते हैं जहां से वे सेवानिवृत्त हुए थे। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की नौकरी के बाद वह रिटायर होकर जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी जब वह अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसी आशा के सहारे वह अपने
अभाव का बोझ ढो रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता था। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था, बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादी कर दी थी। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः छोटे स्टेशनों पर रहे और उनके बच्चे तथा पत्नी शहर में, जिसमें पढ़ाई में बाधा न हो। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी भी। जब परिवार साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते, उन सबके चले जाने से उनके जीवन में गहन सूनापन भर उठा। खाली क्षणों में उनसे घर में टिका ना जाता था। कभी प्रकृति के न होने पर भी उन्हें पत्नी की स्नेहपूर्ण बातें याद आती रहती। दोपहर में गर्मी होने पर भी 2 बजे तक आग जलाए रहती और उनके स्टेशन से वापस आने पर गरम गरम रोटियां सेंकती। उनके खा चुकने और मना करने पर भी थोड़ा सा कुछ और थाली में परोस देती और बड़े प्यार से आग्रह करती। जब वह थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पा वह रसोई के द्वार पर निकल आती और उनकी सलज्ज आंखें मुस्करा उठती थीं। गजाधर बाबू की पत्नी हाथ में अर्ध लोटा लिए निकली और अशुद्धि स्तुति कहते हुए तुलसी में डाल दिया। उन्हें देखती ही बसंती भी उठ गई। पत्नी ने आकर गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? गजाधर बाबू के मन में फांस सी करक उठी। अपने अपने काम में लग गए और आखिर बच्चे ही हैं। यहीं से उनकी पारिवारिक समस्या और विघटन की सूत्रपात होती है। जो स्नेहपूर्ण वातावरण परिवार में था, लेकिन अचानक यह कथा वस्तु मोड़ की तरह आगे बढ़ रही है। पत्नी आकर चौके में बैठ गई। उन्होंने नाक भौं चढ़ाकर चारों ओर छूटे बर्तनों को देखा, फिर कहा, सारे में जूठे बर्तन पड़े हैं। इस घर में धर्म कर्म कुछ नहीं, पूजा करके सीधे चौके में घुसें। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब उत्तर न मिला तो एक बार और उच्च स्वर में फिर पति की ओर देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार। पत्नी की ऐसी प्रतिक्रिया सुनकर गजाधर बाबू को अचानक ही गणेशी की याद आ गई। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले वह गरम गरम पूरियां और जलेबी बनाता था। गजाधर बाबू जब तक उठकर तैयार होते उनके लिए जलेबियां और चाय लाकर रख देता था। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के गिलास में ऊपर तक भरी, लबालब पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुँचे, गणेशी ने चाय पहुँचाने में कभी देर नहीं की। क्या मजार कि कभी उससे कुछ कहना पड़े। प्रिय बच्चों, यहाँ पर एक संदेश है कि जब हमारे पारिवारिक सदस्यों के बीच कुछ कड़वाहट का वातावरण बनता है तो हमें अन्य लोगों की याद आने लगती है, जिसमें हमें उनसे आत्मीयता रहती है। तो जब हमें घर परिवार या कुटुंब में कोई क्रोधित स्वर में ताने देता है, तब हमें उन मित्र बंधुओं की याद आती है जिन्होंने हमारे साथ कभी आत्मीय व्यवहार किया था। वह परिवार का सदस्य ना होने पर भी हमें प्रिय लगने लगता है। ऐसी स्थिति में परिवार में विघटन होना प्रारंभ हो जाता है। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुन उनके विचारों में व्याघात पहुंचा। वह कह रही थी, सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है। इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई जरा हाथ भी नहीं बटाता। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज दी। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, बसंती, आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम पर है। सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएगी। बसंती मुंह लटकाकर बोली, बाबूजी, पढ़ना भी तो होता है। गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो। तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई, उनके शरीर में अब वह शक्ति नहीं बची है। तुम हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों को मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। बसंती चुप रह गई। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी ही नहीं लगता, लगे कैसे? सीले से ही फुर्सत नहीं। बड़े बड़े लड़के हैं उस घर में, हर वक्त वहाँ
घुसा रहना मुझे नहीं सुहाता, मना करूं तो सुनती नहीं। आधुनिक परिवेश ने आज बच्चे बड़े हो जाते हैं तब माता पिता का उचित कहना उन्हें अनुचित लगने लगता है। यह भाव उनके उन्नति, सफलता और विकास में बाधा उत्पन्न करती है। प्रिय बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, माता पिता के आज्ञा पालन, उनके प्रति स्नेह और श्रद्धा ही बच्चों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए हमें माता पिता की आज्ञा पालन करना परम आवश्यक ही नहीं, परम धर्म भी है। इसलिए इस प्रकार की कहानियों से शिक्षा प्राप्त करके हम अपने जीवन को संस्कारित करें, अपने भविष्य और चरित्र को निर्माण करने का प्रयास करें। जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो अपनी चटाई लेकर कमरे में बैठ जाती थी। वह एक दिन चटाई लेकर आ गई। गजेंद्र बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। वह घर का रवैया देख रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम होना चाहिए। पत्नी ने कहा, सभी खर्च तो वाजिब हैं, किसका पेट काटूं। यही जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई, न मन का पहना न ओढ़ा। प्रिय बच्चों, जब परिवार के आपसी संबंधों में दरार आने लगती है तो सही बात भी गलत लगने लगती है। इसलिए पत्नी, जो पूर्व में उनके प्रति स्नेहपूर्ण वातावरण का माहौल था, किंतु अचानक परिवर्तन आ गया है और अब वो एक दूसरे की बातें उन्हें खटकने लगी हैं। गजेंद्र बाबू की पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती, यह स्वाभाविक था, लेकिन उनमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजेंद्र बाबू को बहुत खटका। उनसे यदि राय बात की जाती कि प्रबंध कैसी हो तो उन्हें चिंता कम, संतोष अधिक होता, लेकिन उनसे तो केवल शिकायत की जाती थी, जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए वही जिम्मेदार थे। यह सामान्य सी बात है कि घर के खर्चे कम हों, आवश्यकता सीमित हों, घर के कार्यों में सभी सदस्य हाथ बटाएं, तब उस घर के सदस्यों के बीच आत्मीयता प्रबल होती है। किंतु प्रस्तुत कहानी में एक दूसरे के भाव और विचार आपस में नहीं मिलते हैं। परिणाम स्वरूप इस तरह के परिवेश में गजेंद्र बाबू जैसे लोगों को भोगना पड़ता है। गजेंद्र बाबू ने कहा और कहने के साथ ही अनुभव किया कि यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। उन्हें लगा कि वह लावण्यमयी युवती जीवन की राह में कहीं खो गई है और उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उनके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचिता है। ऐसे भाव तब आते हैं जब हमें किसी प्रकार का स्नेह नहीं मिलता है। तो ऐसे भाव अंतः हृदय में तब उठते हैं जब मन और आत्मा कुंठित तथा निराश होता है और यहीं से परिवार की खुशियों का वातावरण समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसी स्थितियां इसलिए बनती हैं क्योंकि परिवार के सदस्य की लंबी अनुपस्थिति में अन्य सदस्य अपने तरह से जीवन जीने के आदी हो जाते हैं। फिर उन्हें किसी की आज्ञा पालन करने में कष्ट होने लगता है। गजेंद्र बाबू ने कहा कि रात को भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया था कि कोर तक निगला ना जा सके। गजेंद्र बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र थाली सरकाकर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तुनक कर बोली, तो ना खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है? तुमसे खाना बनाने को कहा किसने था? नरेंद्र चिल्लाया। बाबूजी को बैठे बैठे यही सोचता है। बसंती को उठकर मां ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया। गजेंद्र बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई है, उसे खाना बनाने तक का शऊर नहीं आया। प्रिय बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब किसी बात के प्रति आहत होते हैं तो वह कार्य भी सफल नहीं होता है। यहाँ हमें एक शिक्षा मिलती है कि जब हम आपसी विवाद या हमारे आचार विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं तब वह कार्य भी सफल नहीं होता है। तो आक्रोश या कठिन मन से किसी कार्य को करते हैं
तब उस कार्य में गुणवत्ता नहीं आती है। उस कार्य को करने वाले का मन भी विचलित रहता है। ऐसा कार्य करने से सौहार्दपूर्ण वातावरण में कमी आने लगती है और जीवन जीना एक बोझ सा लगने लगता है। गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में कहा, कोई जरूरत नहीं, अंदर जाकर पढ़ो। कुछ देर अनिश्चित खड़े रहकर बसंती अंदर चली गई। गजाधर बाबू शाम को टहलने चले जाते थे। लौटकर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया बसंती से? शाम से मुंह लपेटे पड़ी हैं, खाना भी नहीं खाया। गजाधर बाबू ने मन में निश्चय कर लिया कि बसंती की शादी जल्दी ही कर देनी है। उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी। गजाधर बाबू ने एक बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई है। गजाधर बाबू को और रोष हुआ। लड़की के इतने मिजाज जाने को रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं। प्रिय बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो माता पिता के कहना स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ परिवारों में ऐसा देखा जाता है। ऐसी भूल, ऐसी चूक हमें नहीं करना है। माता पिता जब भी बोलते हैं हमारे जीवन के भविष्य और चरित्र निर्माण के लिए ही बोलते हैं, इसलिए उनका कहना हमें परम श्रद्धार्ह रहे, हमें उसे स्वीकार करना है। बच्चों को समझाइश देने पर, माता पिता में से किसी एक का संरक्षण मिलने पर बच्चे अपनी मूल धारा और विचारों से हटने लगते हैं। ऐसी स्थिति में समझाइश देने वाले माता या पिता खिन्न या निराश होने लगते हैं। परिणाम यह होता है कि बच्चे अपने अपने दृष्टिकोण से जीने के आदी होने लगते हैं, जो निकट भविष्य में उनके लिए घातक सिद्ध होते हैं। पत्नी ने गजाधर बाबू को सूचना दी कि अमर अलग रहने की सोच रहा है। गजाधर बाबू चकित होकर पूछा, क्यों? पत्नी ने कहा कि अमर और बहू की शिकायत बहुत थी। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बैठाने की जगह नहीं। अमर को अब भी वह छोटा सा समझते हैं और मौके बेमौके टोक देते हैं। बहू को काम करना पड़ता था और सास जब तक फुहड़पन पर ताने देती रहती थी। हमारे आने के पहले भी कभी ऐसी बात हुई थी? गजाधर बाबू ने पूछा। पत्नी ने सिर हिलाकर जताया कि नहीं, पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था, बहू को कोई रोक टोक नहीं थी। अमर के दोस्तों का प्राय यहीं अड्डा जमा रहता था। अंदर से नाश्ता चाय तैयार होकर जाता रहता था। बसंती को भी वही अच्छा लगता था। घर के मुखिया के लंबे समय तक अनुपस्थित रहने से घर के सदस्य अपने अपने ढंग से जीवन जीने के आदी हो जाते हैं। इस प्रकार के निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की समस्या का वर्तमान परिवेश में सटीक चित्रण है। परिवार की ऐसी कुंठित वातावरण से निराश होकर गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा खुला हुआ क्वार्टर याद आ गया। निश्चिंत जीवन, सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, चिर परिचित चेहरे और पटरी पर रेल के पहियों की खटखट जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह था। तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की चिंगाड़ उनकी अकेली रातों की साथ थी। सेठ रामजी मिल के कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठते, वही उनका दायरा था, वही उनके साथी। वह जीवन अब उन्हें एक खोई निधि सा प्रतीत हुआ। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। अब गजाधर बाबू आहत होकर अनुभव करने लगे कि वह पत्नी व बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र हैं। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी के डिब्बे में इतनी रमी हुई है कि अब वही उसकी संपूर्ण दुनिया बन गई है। गजाधर बाबू उसके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते। उनका तो अब बेटी की शादी के लिए भी उत्साह बुझ गया। किसी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। अमर भुनभुनाया और कहा,
चुपचाप पड़े रहें, हर चीज में दखल क्यों देते हैं। पत्नी ने बड़े व्यंग से कहा, और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बनाकर रख दिया। बहू कुछ कहे इससे पहले वह चौके में घुस गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को लेटे देख बड़ी सिटपिटाई। प्रिय बच्चों, यहाँ पर इस तरह के सवाल जवाब हमें अपने पूजनीय माता पिता से नहीं करना है और यह हमें अधिकार भी नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति और मूल्यों को हमें यथावत बनाए रखना है। इस तरह की कहानी को बताने का उद्देश्य कुछ परिवारों के लिए है, ये सभी परिवारों में सार्वभौमिक सत्य नहीं है। इन सभी पारिवारिक विषम परिस्थितियों से आहत होकर गजाधर बाबू ने निश्चय कर लिया कि मुझे सेठ रामजीमल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए वही अच्छा रहेगा। जैसे ही गजाधर बाबू सेठ रामजीमल की चीनी मिल में नौकरी करने के लिए प्रस्थान करते हैं, तब नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लाया। गजाधर बाबू का टिन का बक्सा और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया और गजाधर बाबू रिक्शे में बैठकर चले गए। उनके जाने के बाद परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न हो गए और अपनी अपनी फरमाइश करने लगे। हमने इस कहानी में संबंधों के भीतर आ रही संवेदनहीनता, पीढ़ियों के अंतराल के रूप में, समकालीन जीवन की विसंगतियों के रूप में, मध्यम वर्गीय परिवार की समस्या तथा पारिवारिक विघटन को देखा। प्रिय बच्चों, लेकिन यह सभी परिवारों के लिए सार्वभौमिक सत्य नहीं है। हाँ, यह अवश्य है कि आज की बदलती परिवेश में किंचित परिवारों के लिए सत्य हो सकता है, किंतु हमारी भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्य और आदर्श आज के बदलते आदर्शों के युग में भी महत्व रखते हैं। समाज में आज इन आदर्शों को श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि से देखा जाता है, जो हमें सांस्कृतिक विरासत से हस्तांतरित हुए हैं। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, श्रद्धा, आदर्श और आत्मीय व्यवहार का अटूट संबंध है। यह अटूट रिश्ता अपने अस्तित्व के अमर संबंधों की स्थापना किया हुआ है। इसलिए हमारे चिंतन और ज्ञान को इस जीवन जगत में आज भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। बच्चों, अब हम यहाँ अभ्यास के लिए प्रश्न की ओर चलते हैं। परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें भी उनके स्वरूप को समझना भी बहुत आवश्यक है। प्रश्न इस तरह से आते हैं कि किसी एक लेखक का नाम दिया होगा, उसको लिखा होता है कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ऐसा प्रश्न होता है हमारे सामने और एक अवतरण दिया रहेगा। उस अवतरण को ध्यान से देखना है और उसे पहचानना है और उसके लेखक और उस पाठ का नाम देना है। तो यहाँ कुछ लिख करके हमने बताने का प्रयास किया है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले संकेत। संकेत में उस अवतरण के प्रारंभ के 1-2 शब्द और उसी अवतरण के अंतिम 2-3 शब्द को लिखना है। संदर्भ में पाठ का नाम और लेखक या लेखिका का नाम अगर आ जाता है तो हमारा संदर्भ का उद्देश्य पूरा हो जाता है। और उसको हम दूसरी तरह से भी प्रस्तुत कर सकते हैं कि प्रस्तुत अवतरण हमारे पाठ्य पुस्तक स्वाति के वापसी नामक पाठ से ली गई हैं। इसकी लेखिका उषा प्रेमदा हैं। प्रसंग। प्रसंग पत्नी की शिकायत है कि खर्चे की जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई, न मन का पहना न ओढ़ा। इस उत्तर से गजाधर बाबू आश्चर्यचकित होकर दुख में डूबे हुए हैं। इसी का वर्णन है और व्याख्या को आप बहुत सावधानी पूर्वक उस अवतरण को पढ़ें और उसकी व्याख्या करें। विशेष में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, कौन से प्रत्यय और उपसर्ग आए हैं, शैली कौन सी है, किस तरह से लिखना है, ये हमने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है कि आधुनिक काल की कवित्री हैं, इसलिए वहाँ खड़ी बोली का प्रयोग है। स्वाभाविक में एक प्रत्यय लगा हुआ है और अभाव में आधन भाव में उपसर्ग है। शैली सरल एवं बोधगम्य है। उर्दू शब्दों का समावेश है। वाक्य विन्यास तथा शब्द क्रम व्यवस्थित हैं।
और अब लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम यहाँ पर लिख करके दिखाने का प्रयास किया है। ये पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं वही प्रश्न हैं। चूँकि परीक्षाओं में अभी तक पाठ के अंत से ही दिए गए हैं और वहीं से प्रश्न आते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को भली भांति आप अध्ययन कर लें, और जब आप अध्ययन कर लेंगे तो परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, और ऐसा करेंगे तो आप अंक भी अच्छा प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ प्रिय बच्चों, एक बार पुनः अभिवादन करते हैं। जय हिंद।